नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देखिए बहुत अहम है क्योंकि बस विवाद पर लगातार सियासी बयानबाजियों का जोर है। बस विवाद पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कह रहे हैं आपदा के समय घिनौना मजाक। लिस्ट की 450 बसें फर्जी पाई गई हैं। 298 बसों का फिटनेस तक नहीं। मदद करना चाहते तो सीधा कहना चाहिए था। राजस्थान में मजदूरों की मदद करे कांग्रेस ने राजस्थान की बसें क्यों भेजी? काम करें या राजनीतिक संकट में उलझें, पूरे मामले में कांग्रेस सरकार और प्रवासियों से माफी मांगे। इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? या अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। अब यहां तो सवाल ये उठता है, क्या ये राजस्थान सरकार की परिवहन विभाग की बसें एक राजनीतिक दल अपने निजी तौर पर क्या उनको एकत्रित कर सकता है? क्या सरकार कौन है? सरकारी साधन का उपयोग एक निजी संस्था के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैसे किया जा सकता है? और ये जो बसें हैं आखिर किस संवैधानिक हैसियत से ये बसें चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न उठता है। साथ में ये भी है कि को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनको उस दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलख रहे थे? उत्तर प्रदेश के खाना नहीं मिल रहा था, उनका उपचार नहीं हो रहा था, कई दिनों से उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे समय उन बच्चों को लाके बॉर्डर तक ही छोड़ देते बसों से। उनकी बसें कहां गई थी? आज प्रश्न ये पड़ता है कि आपने शुरू से आखिर तक दिग्भ्रमित करने का काम क्यों किया? पहले कहा कि जब लखनऊ की बसों के लिए कहा गया तो गाजियाबाद और नोएडा की बसों का ध्यान आया। नोएडा और गाजियाबाद कहा गया तो पता चला कि मथुरा और आगरा के बॉर्डर है। ये लोग क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों को उपचार में लगे, अपने यात्रियों की, प्रवासी जो श्रमिक है उनकी सुरक्षित यात्रा में लगे, उनकी स्क्रीनिंग में लगे, उनकी स्केलिंग में लगे कि इनको भविष्य में रोजगार मिल सके, उनको क्वारंटीन कराने में लगे, या इस प्रकार की एक तरह की चोचलेबाजी जिसको कहते हैं कि राजनीतिक स्टंट क्या का वो परीक्षा दिन रात करती रहे, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये है कि वो सरकारी अगर कोई मदद करना चाहते थे तो उनको राजस्थान सरकार करना चाहती थी, सीधे अगर बसें देना चाहती थी तो उसको कहना चाहिए था। उनको कायदे से तो राजस्थान में जो प्रवासी श्रमिक टहल रहे हैं उनको बसें उपलब्ध करानी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग आज वहां भूखे प्यासे टहल रहे हैं। पंजाब भेज देनी चाहिए जहां पंजाब के लोग एक भी बसों को उपलब्ध नहीं करा रहे हमारे श्रमिकों को। महाराष्ट्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां पर तेजी के साथ में लोग भुखमरी का भी शिकार हो रहे हैं, वहां पर लोग का उत्पीड़न जारी है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान ने वहां पर क्यों नहीं बसें भेजी? उनके पास एक्सेस थी। पंजाब में क्यों नहीं भेज दिया जहां कांग्रेस की सरकार है? और उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं कि हमने 850 बसें भेज दी। 850 अगर आपने बसें भेज दी तो आपके 460 वाहन तो आपके फर्जी निकल गए। आप जितनी बसों की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा ट्रेनें हमने 1000 ट्रेनें हमने उत्तर प्रदेश में मंगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध हुई हैं और लाखों की संख्या में लोगों को लाने में हम सफल हुए हैं। 10 लाख से ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रेन के माध्यम से ला चुके हैं। हम 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख से ऊपर हम बसों के द्वारा ला चुके हैं। 27,000 बसें हमने लगाई हैं। 12,000 बसें तो
वो हैं जो यूपीएसआरटीसी की हैं, और 15,000 बसों में वो हैं जो 200 बसें प्रति डीएम के सुपुर्दगी में हैं पूरे प्रदेश में, जिनमें स्कूलों की बसों को भी एक्वायर किया गया है। इनको मिला के 15,000 बसें हमारी हैं। दोनों को मिला लें तो 27,000 बसें हम केवल प्रवासी श्रमिकों को लाने पर लगा रहे हैं। उनको हम भोजन देते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी स्कैनिंग करते हैं कि भविष्य में रोजगार मिल सके। और इस प्रकार की घटना को करके मैं समझता हूं कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ ही छल किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धोखे में रखा है। कांग्रेस एमएलए अदिति सिंह का अपनी ही पार्टी पर निशाना। बस मुद्दे पर रायबरेली से एमएलए अदिति सिंह का ट्वीट, आधी से ज्यादा बसों में फर्जीवाड़ा किया। ऐसे वक्त में सियासत की क्या जरूरत, बिना कागज के 68 वाहन भेजना क्रूर मजाक है। बसें थी तो राजस्थान पंजाब में क्यों नहीं लगाई, बसें थी तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई, कोटा में जब बच्चे फंसे थे तब कहां थी तथाकथित बसें। अदिति सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है और अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हुआ अदिति सिंह के खिलाफ में। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब अदिति के खिलाफ में अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हुआ हो, या यूं कह लीजिए कि एक तरफ कांग्रेस की मजबूरी है और दूसरा अदिति सिंह की अपनी कुछ सियासी मजबूरियां हैं कि वो ठप्पा कांग्रेस के लगाकर रहना चाहती हैं और कांग्रेस की ही किरकिरी करना चाहती हैं। एक दफा नहीं, अब पिछले कई मौकों से देख रहे हैं कांग्रेस के पाले में खड़े होने की बजाय अदिति हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियां करती हैं। जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ रही है अदिति की, अदिति उनकी मुखालफत करती नजर आती हैं। अब फिर से अनुशासनहीनता का एक और नोटिस मिल जाने से अदिति सिंह कौन सा थमने वाली, अदिति ने यही साबित भी किया। ऐसे वक्त में सियासत की क्या जरूरत है, अदिति सिंह कह रही हैं, अपनी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि सियासत कर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे वक्त यानी कोरोना संकट काल में कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाया है। और कांग्रेस नेता पर मालिनी अवस्थी का पलटवार। मालिनी अवस्थी ने गौरव पांधी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता के आरोपों पर मालिनी अवस्थी ने प्रमाण मांगा। कांग्रेस नेता ने मालिनी अवस्थी पर गंभीर आरोप लगाए थे। गौरव पांधी ने मालिनी अवस्थी के पति पर भी आरोप लगाए थे। बता दें कि पूरे मामले में कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ बीजेपी के शाखा बॉय जैसा सलूक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ों की कमाई करती हैं। मालिनी अवस्थी ने कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए लिखा, अपनी इस बात का प्रमाण दो या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। गौरव पांधी, एक स्त्री के 48 वर्षों के परिश्रम को दुर्भावना से देखने वाले तुम्हारी घिनौनी राजनीति के तरकश में तीर कम पड़ गए तो इस नीचता पर उतर आए। मेरे पति के चरित्र और ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। केजीएमयू में गंदगी मिलने पर सफाई कंपनी पर जुर्माना लगा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कंपनी पर लगाया जुर्माना। केजीएमयू में निरीक्षण के दौरान मंत्री को गंदगी मिली थी। वार्ड में बेड की चादर गंदी देख मंत्री ने फटकार लगाई। मंत्री सुरेश खन्ना ने सुपरवाइजर का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सफाई कंपनी पर 10,000 का जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। देखिए, केजीएमयू में लगातार कोरोना का जो पेशेंट्स है उनका इलाज चल रहा है। इस बीच केजीएमयू में साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। इनफैक्ट हमेशा से अस्पतालों में साफ सफाई का यानी पूरे हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर पेशेंट्स आते हैं उनके जरिए ये संक्रमण औरों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में हमेशा से ही साफ सफाई पर पूरा जोर दिया जाता है। वो बात और है कि अस्पतालों में आमतौर पर साफ सफाई के नाम पर भद्दा मजाक किया जाता रहा। जब लखनऊ में केजीएमयू जैसे अस्पताल में लापरवाही बरती जाए साफ सफाई में तो क्या होना चाहिए, कार्रवाई। वही कार्रवाई की है। नीलेश चौहान है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नीलेश, कंपनी पर 10,000 का जुर्माना और जो सुपरवाइजर वहां पर था उसकी 1 दिन की सैलरी काटने के आदेश दिए गए कार्रवाई स्वरूप। जी देखिए, बिल्कुल चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जो है रूटीन निरीक्षण के दौरान केजीएमयू पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनको वार्डों के अंदर गंदगी मिली। साथ ही जो मरीज वहां पर भर्ती थे उनके बेडशीट जो थे वो काफी गंदे थे। उसके अलावा जो वार्ड के पास मरीजों के लिए
शौचालयों का निर्माण कराया गया है या जिन शौचालयों का इस्तेमाल मरीज करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, वहां पर भी गंदगी मिली, जिसके बाद जो है वार्ड के जो सुपरवाइजर थे उनको फटकार लगाते हुए उनका एक दिन का वेतन भी काटने के निर्देश दिए हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने। उसके अलावा जो साफ सफाई का काम देखती है केजीएमयू के अंदर कंपनी, उसके ऊपर भी 10,000 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर अगली बार इस तरीके की कोई लापरवाही किसी भी वार्ड में मिलती है या केजीएमयू के अंदर कहीं भी पाई जाती है, तो जो कंपनी वहां पर साफ सफाई का काम देख रही होगी उसके ऊपर इससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर लगातार यही कार्रवाई 2 बार 3 बार कंपनियों पे होती है तो आगे उनको बैन भी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये अच्छी पहल कही जा सकती है, जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि तमाम तरीके की बीमारियां फैलती हैं। उसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। नीलेश, हैरत की बात है, केजीएमयू के अंदर अगर इतनी बड़ी लापरवाही चल रही है तो बाकी के अस्पतालों का क्या आलम होगा, जहां पर सबकी निगाहें हैं। जब वहां पर लापरवाही है तो जहां निगाहें बहुत कम पहुंचती वहां तो आलम और भी बुरा होगा। उनके लिए क्यों नहीं सोचते कुछ सुरेश खन्ना? देखिए, बिल्कुल इससे पहले वो लोहिया अस्पताल गए थे करीब 15 दिन पहले, वहां पर भी उनको ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जिसके बाद वहां पर भी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जुर्माना भी लगाया गया था। उसके बाद जब केजीएमयू का निरीक्षण उन्होंने किया, निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की खामियां पाई गई तो वहां पर भी उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो तमाम अस्पताल हैं उनको भी साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर निरीक्षण के दौरान या किसी व्यक्ति की शिकायत करने के बाद कि वहां पर गंदगी है या उनको व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं मिल रही हैं, मरीजों की बेडशीट गंदी है, तो सीधी कार्रवाई उनके जो वार्ड के प्रभारी होंगे उनके ऊपर होगी, या वार्ड का जो सुपरवाइजर होगा उसके ऊपर होगी, या जो उस वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था देखते हैं उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे जो लखनऊ के अस्पताल हैं या उत्तर प्रदेश के दूसरे जो जिला स्तरीय अस्पताल है उनमें अगर गंदगी पाई जाती है या कोई शिकायत आती है तो उन लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लॉकडाउन 4 से संबंधित छूट को लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने व्यापारियों के साथ में बैठक की, जिसमें व्यापारियों से लॉकडाउन 4 को लेकर सुझाव लिए गए। अब इस बैठक के बाद यह तय होगा कि जिले में किस तरह की रियायतें होंगी लॉकडाउन 4 के दौरान में। अब व्यापारियों ने ऑड इवन में लेफ्ट राइट और साप्ताहिक बाजार बंद करने का सुझाव दिया, जिसको लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कहा कि कब तक इस विषय में निर्णय ले लिया जाएगा और 22 मई को व्यापारियों को अवगत करा दिया जाएगा कि जिले में क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा। फिलहाल जिले में पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। तो डीएम साहब ने आज की बैठक जो आहूत की थी वो सार्वजनिक रूप से अखबार में निकाला गया था कि व्यापारी आमंत्रित हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये भीड़ देख के, क्योंकि व्यापारी 54 दिन से परेशान है, उसका काम धंधा बंद है, तो व्यापारी के उनके एक आह्वान पे यहाँ पे इकट्ठा हुआ। उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि मैं इतने व्यापारी से बात नहीं कर सकता। एक बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि एक सामूहिक जो बंदी का दिन रहेगा वो मंगलवार रहेगा, और उनका सुझाव यह था कि एक दिन एक दुकान खुलेगी एक तरफ की, एक दिन एक दुकान खुलेगी। हमने इस बात का विरोध किया, हमने बोला कि लेफ्ट और राइट खोला जाए। मेरी बात से सहमत व्यापार मंडल लोग भी थे, सब लोग थे वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, पर सरकार ने डीएम साहब के माध्यम से ये कहा है कि वो कल इस पर निर्णय लेंगे और परसों हम लोग को दिशा निर्देश जारी कर देंगे कि बाजार किस रूप में किस तरह खुलेगा। तो मैं डीएम साहब से वार्ता हुई तो डीएम साहब ने ये बोला है कि तुराबनगर, घंटाघर, चोबला मंदिर, ये बाजार तो बंद रहेंगे अभी, और लोगों का अल्टरनेट के लिए प्रशासन कल आदेश जारी कर देगा। सहारनपुर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले में दबंगों के युवक की पिटाई का यह मामला है, जिसमें न्यूज वन इंडिया पर खबर चलाने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया मामले पर। मामले में एसओ बेहट को जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था युवक से मारपीट का यह वीडियो, जिसके बाद मामला दर्ज होने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, इस वीडियो की हमने पुष्टि नहीं की थी, लेकिन उसके बाद लगातार अधिकारियों से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार ये विषय कहाँ का है, कहाँ किस तरीके से इस युवक को पीटा जा रहा है, आखिर किन कारणों से पीटा जा रहा है, क्यों इतनी बेरहमी से इसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात अधिकारियों की ओर से की गई है। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलाए जाने के बाद में आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। इससे पहले आप देख रहे थे न्यूज वन इंडिया पर ही किस तरीके से इस वीडियो में एक युवक को जबरदस्त तरीके से पीटा जा रहा है। 3 से 4 लोग जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई किए जा रहे हैं। इसके बारे में फैक्ट्स की जानकारी की जा रही है। एक वीडियो जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जो मिला है, जिसमें 2 आदमी एक को पीट रहे थे,
और एक ऑडियो भी वायरल हुआ, उसमें किसी के नाम लेकर एलिगेशंस लगाते हुए। दोनों ऑडियो और वीडियो को मैंने SHO बेहट को दिया है जांच है, तो जांच जैसे आएगा उसके तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी उसमें एक आदमी को पीट रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। तो न्यूज वन इंडिया पर खबर चलाए जाने के बाद में आखिरकार खबर का असर हुआ और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात की जा रही है। जिले में दबंगों के युवक की पिटाई का यह मामला है। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद में पुलिस ने संज्ञान लिया। गौरव सैनी हमारे साथ हैं। गौरव, आखिरकार न्यूज वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद में प्रशासन की नींद जागी है और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन ये है कहां का वीडियो, कौन है ये लोग, कोई जानकारी अभी तक इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज वन इंडिया की खबर का आज फिर दोबारा असर हुआ है। SSP ने वीडियो चलने के बाद, न्यूज वन इंडिया पे वीडियो चलने के बाद SSP ने इस मामले का पूरा संज्ञान लिया और SSP ने SHO बेहट को इस मामले में वीडियो भेजी है और वीडियो भेजने के बाद जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। और उनका कहना है कि जो भी ये व्यक्ति हैं इनकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद इन पर कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सहारनपुर पुलिस ने न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद इस बात का संज्ञान लिया। इस बात का संज्ञान लेने के बाद लोगों की लगातार तलाश जारी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।